अर्श, अगर हम लोग कुछ बुद्धिजीवियों की माने जी। तो धर्म का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है उसको हम्म। बड़े लोग सिंपली डिफाइन करते हैं कैरेट एंड स्टिक। ओके। तो बेसिकली सिंपली लॉजिक ये है कि यार धर्म एक तरीके की डिवाइस है इंसानों को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें उसको एक प्रलोभन दिया जाता है, उसको जी। डराया जाता है। लालच एक तरीके हाँ, का। एक इंसेंटिव है और एक पनिशमेंट है, ओके। जिससे आप जो है मोटिवेट होते हैं लाइफ में काम करने के लिए। ठीक कोई है। सिंपल सी एक धारणा है। और जब हम गरुड़ पुराण के बारे में बात कर चुके हैं इससे पहले कि अगर आप जी। जो मरेंगे और अगर आपके जिसमें मौत की सजाओं का जिक्र मौत है। की सजाओं का उसमें जी। जिक्र है, तो ये चीज होगी आपको डराने के लिए ताकि आप एक सही रास्ते में रहें। और जी। सही रास्ते में अगर आप रहते हैं तो उसके फायदे क्या है? जी। तो उसके फायदे में एक जो चीज जो सबसे पहले जो जहन में आती है वो आती है, अगर आप हिंदुओं की बात करें तो अप्सराएं, और अगर आप इस्लाम में बात करें परियां। तो हर धर्म ने अपना अपना एक वर्जन दिया हुआ है कि आपका इंसेंटिव बेसिकली क्या होगा। जी। तो हमेशा से जो है ये ऑब्वियस सी चीज है अप्सराओं के लिए कि जी। एक नेचुरल लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी रही बिल्कुल कि यार ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है जो हमारे उसमें दिया गया। इससे पहले कि हम लोग इसके डिटेल में जाएं, और हमने क्योंकि इससे पहले भी एक बार डिस्कशन किया है अप्सरा साधनाओं को लेकर, जी, उससे पहले जो धारणा है कि ये कैरेट एंड स्टिक वाली जो मैंने आपको थ्योरी बताई और ये रिलीजन के मायने ये होते हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? राहुल, अब मेरे दो विचार हैं इसके बारे में, क्योंकि हम जब पैरानॉर्मल की बात करते हैं तो भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, यक्ष, ये सारे लोग हमारे दिमाग में आते हैं जो हमारा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अब इंसान नुकसान पहुंचाने वाली चीज को तो देखता ही देखता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखता है कि ऐसी क्या चीज है जो उसे फायदा देगी। उदाहरण के तौर पे स्वर्ण पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी, स्वर्ण पिशाचिनी, जिससे सोना मिलता है या फिर जो हमारे साथ रहती है एक तरीके से। जी जी। तो इंसान उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जी। मैंने जितना देखा है उस हिसाब से। जी। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग अप्सराओं को साधने की बात करते हैं। राइट, मैं इस पे आने वाला था कि ये अप्सरा साधना का मतलब क्या? अप्सरा साधना बताने से पहले मैं आपको कानपुर का ये किस्सा बताना चाहूंगा। छोटा सा किस्सा है जी, आज भी फेमस है। ओके। कानपुर में एक आउटर में बहुत गांव टाइप का है, कानपुर से करीब 24-25 किलोमीटर दूर। वहां पे क्या है, बावन घाटी नाम से एक जगह है। ओके। ऐसा कहा जाता है राहुल कि उस बावन घाटी में एक बार एक बारात जा रही थी, और बारात के जाते ही जाते जैसे ही वो उस टनल में एंटर करी है, बारात कभी बाहर नहीं आई। वो एक टनल था बेसिक। बिल्कुल। और वहां से जैसे आपने देखा होगा मुंबई पुणे जाते समय बीच में एक टनल पड़ता है, 2-4 सेम वैसे ही एक टनल था, उसको बावन घाटी बोलते हैं। उस टनल का नाम बावन घाटी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें 52 अलग अलग गेट्स हैं जिससे आप बाहर देख सकते हो, खिड़की की तरीके। अच्छा, ओके। अब राहुल, वो बारात तो उस रात गायब हो गई, कहाँ गई किसी को नहीं पता चला। लेकिन एक सबसे अजीब सी चीज हुई वहां पे। वो चीज ये हुई राहुल कि बहुत सारे लोगों ने फिर ये कंप्लेन किया कि जितने भी आदमी उधर से जाते हैं कभी जिंदा नहीं लौटते, उनकी डेड बॉडी मिलती है टनल के अंदर। वो एक मेन रास्ता है, एक टनल बना है और उसमें कोई भी जाता मर जाता है। बिल्कुल। अब मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, लेकिन एक और चीज है राहुल कि ये अप्सराओं से कैसे कनेक्टेड है। बावन घाटी से करीबन 5-10 कदम की दूरी पे एक नहर है बड़ी सी, और उस नहर को क्रॉस करके एक पार्क बना हुआ है जो शाम को 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। ASI का कोई वो नहीं है उसमें। अब इस नहर के बारे में मैं बताता हूँ कि यहाँ पर लोगों को मार काट के फेंक देते थे चोर। ये काफी पहले की बात है, आज भी होता है, बहुत सारे लोगों की लाशें मिलती हैं वहां पर। अच्छा। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं कि लोग फेंक दिए जाते, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जितने लोग फेंके जाते हैं वहां पर उनकी आत्माएं जो पार्क है उसके गेट के पास दिखती है। ओके। और आत्माएं कभी भी आपकी तरफ नहीं देखेंगी, वो जो आत्माएं हैं वो गेट की तरफ देखती हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैंने और ज्यादा पता किया इसके बारे में। आत्माएं गेट के मतलब पार्क के अंदर होती हैं या पार्क के बाहर होती हैं? पार्क के बाहर, गेट के बाहर बैठ कर देखती हैं, वो भी अपने घुटनों पे। एंटर भी नहीं करती। एंटर भी नहीं करती है वो। मैंने वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं अंदर, तो पार्क कैसा था कि बहुत घना जंगल था, वैसा टाइप का पार्क था। होता है ना, बना देते हैं वो लोग। जी बिल्कुल। मैंने जब वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो पार्क है ये परियों का पार्क है, एज एन अप्सराओं का पार्क है। यहाँ परियां बसती हैं। मैंने कहा ये पॉसिबल कैसे है कि मतलब परियां बसती हैं? जी। सबसे पहले तो मैं बावन घाटी में गया, वहां मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, सब नॉर्मल था, लोग डर के मारे नहीं जाते थे। लेकिन मैं चला गया और भी लोग गए थे वहां पे। मैं इससे पहले जो आपने पहली जो एक घटना बताई थी, जी, पार्क वाली, नहीं, एक जो बारात जाती है बावन घाटी में, तो उसके बाद किसी ने, जाहिर सी बात है, उसमें कुछ तहकीकात वगैरह करी होगी, तो उसमें उनकी लाशें वगैरह तो मिली होगी ना एटलीस्ट? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लाशें तक नहीं मिली। मतलब आप कह रहे हैं कि एक बस गई और गायब हो गई? गायब हो गई।
और यहाँ बस से तो समझ कभी में जाती नहीं आया। थी, हमेशा पब्लिक ही जाता था, उतना बड़ा वो उसका एरिया नहीं था कि अच्छा, बस okay, जा पाए। पैदल लोग जाते थे और गायब भी होते थे। अब राहुल, इसकी स्टोरी कैसे पता चली मुझे, जब मैंने देखा तो वो बोल रहे हैं कि परियों का पार्क है, शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उन सारे पेड़ों पर परियां लगती हैं। मैंने कहा दिस इज क्वाइट फैसिनेटिंग। एग्जैक्टली। परी पार्क। तो मैंने एक रात को सोचा कि मैं जाऊंगा। उनसे बोला और मैं सीधा उनको मैंने पैसे दिए। मैंने कहा कि जो रिस्क होगा वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं एक बार जाता हूँ। परियों के पार्क में जाने में रिस्क? लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी अंदर जाता है रात के टाइम पे वो कभी वापस नहीं लौटता। अगेन एक और मिसकंसेप्शन जो हमारे इंडिया में बहुत। राइट। खैर, इसके बाद मैं जब उस पार्क में गया, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था शाहरुख, हम और वो गए, तो वो बार बार डर रहा था। अब चूंकि वो मुस्लिम धर्म से है और उसको परियों का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उसने कहा कि परियां हमेशा अच्छी नहीं होती, कुछ परियां बहुत ज्यादा खराब भी होती हैं। ओके। ये मैंने पहली बार सुना, क्योंकि पिशाच होगी फिर वो, या फिर जिन्नी होगी कोई। तो उसके बाद जिन्नी क्या होता जी है? मतलब एक जिन का फीमेल वर्जन मान के चलो आप। ओके। तो जब मैं अंदर गया पार्क में उसके साथ में, तो वो अपना दरूद शरीफ पढ़ रहा था कंटिन्यू। राहुल, मैं क्या देखता हूँ कि एक पेड़ है जी, पेड़ जैसे झुका हुआ है कुछ ज्यादा। खैर मुझे बड़ा नॉर्मल लगा कि तो नॉर्मली ऐसा कुछ, और 7 बजे का वक्त था, कोई ऐसा रात का वक्त रात भी नहीं। ना कुछ नहीं। मैं और अंदर गया, थोड़ा बड़ा पार्क था। मैंने क्या देखा कि जमीन पर बहुत सारे फेदर्स पड़े हुए, पंख पड़े हुए। ओके। पंख तो आम जानवरों के पड़ सही सकते बात। हैं, लेकिन पंख चमक रहे थे, थोड़े चमकीले पंख थे। अगेन अलादीन वाला कॉन्सेप्ट याद आया, हातिम ताई वाला कॉन्सेप्ट याद आया कि कोई परी होगी जिसके पंख होंगे, पर ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं उस पार्क में। एक चीज थी, छलावे, जिसको मैं कह सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में, अपने सनातन के हिसाब से, जो छलावे होते हैं, जो हमें अक्सर पहाड़ों में दिखते हैं, जो हमें अक्सर तंग गलियों में दिख जाते हैं, नहर के पास दिख जाते हैं, वो छलावे मुझे दिखे। डिल्यूजन्स। अब उन छलावों में क्या था कि एक औरत थी जिसके हाथ में बहुत सारे पंख थे और वो पंख गिरा रही थी। अगेन ये मेरा हेलुसिनेशन हो सकता है, बट जो शाहरुख ने देखा वो अलग है। शाहरुख ने जो देखा वो ये था कि कोई इंसान है जो परियों के पर काट रहा है। ओके। अब ये थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि हम दोनों के लिए चीजें डिफरेंट कैसे हो सकती हैं जब एनर्जीज एक है। तो इज इट सो? मान लो आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर किसी मुंजा का साया है, तो ऐसा थोड़ी ना कि मुंजा आपको ब्रह्म राक्षस दिखेगा और मुझे मुंजा दिखेगा। आई मीन हर्ष, ये पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप शायद जिसका यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं, बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि आपको हेलुसिनेशन किस्म की चीज हुई, बार बार हो रही थी, बार हो रही थी, तो ये क्या ऐसा नहीं कि हो सकता है शायद ये आपके दिमाग, क्योंकि आपको पता है कि आप एक परियों के पार्क में जा रहे हैं जी, क्योंकि आप थोड़ा बहुत परियों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं अप्सराओं को कभी इमेजिन करूं, ऑनेस्टली बताऊं, तो मैं हमेशा, क्योंकि जो मैं आज तक देखता आया हूं, तो मैंने एक सफेद साड़ी में बहता हुआ डांस एकदम और सिल्वर की ज्वेलरी में वैसे देखूंगा, इमेजिन करूंगा, तो शायद मुझे हेलुसिनेशन भी वैसा ही आएगा। मैं एग्री करता हूं उस बात से, लेकिन दिक्कत तब हुई राहुल जब मैं वहां से बाहर आने लगा। दिक्कत ये हुई राहुल कि जब मैं बाहर आया तो मैंने क्या देखा कि जो लोग कटे हुए थे, जो मैंने आपको बताया था, जो बाहर बैठते थे, जी जी जी, वो बार बार अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। मुझे दिख रहा था ये साफ साफ, और आई एम नॉट जोकिंग, ओके, इट्स नॉट अ जोक कि मैंने देखा है उन सारे लोगों को बैठे हुए कि मुझे उनसे मिलवा दो। मतलब दे आर नॉट टॉकिंग जी, वो साइन लैंग्वेज में बोल रहे थे कि मिलवा दो अपने हाथ से करके। अब ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। अगर अंदर कोई हेलुसिनेशन है तो ये आत्माएं उनके लिए क्यों तड़प रही हैं, सबसे पहला सवाल ये। और ये अंदर क्यों नहीं एंटर कर पा रही हैं? अंदर क्यों नहीं एंटर कर पा रही हैं? मैंने जब और अंदर जाके देखा तो मुझे पता चला कि वहां पर एक कब्र है, सिर्फ एक कब्र है पूरी पार्क में। अब वो जो कब्र है राहुल, वो टूटी हुई है, ऐसा जैसे किसी ने छेनी हथौड़ी से उसको तोड़ा है और अलग अलग जगह से तोड़ा है। ओके, लेकिन यू कैन काउंट कि कितने छेद हैं, ठीक है? ओके। मैंने मैंने जब काउंट करा छेद को तो करीबन 120 अराउंड उसमें छेद थे। ओके। और हर छेद में से पानी निकल रहा था, थोड़ा थोड़ा अजीब सा, मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने पानी से उसको सींचा हुआ है या फिर कुछ ऐसा। ओके। कब्र को छोड़ के हम लोग और बाहर जाने लगे जी, बीच में कब्र पड़ी थी, फिर हम लोग और बाहर की ओर जाने लगे तो मेरे दिमाग में आया कि एक बार इस कब्र पे सर्च करते हैं, नाम लिखा होता है ना, तो एक बार देखते हैं कि क्या है ये। मैं वापस लौटता हूँ तो देखता हूँ कब्र पे पानी नहीं है, कब्र नॉर्मल है, खुदी हुई है, अच्छा, बट छेद में से पानी नहीं आ रहा है। ओके। एक धारणा के अनुसार अगर आपको ये पता करना हो कि आसपास परियां या अप्सरा मौजूद हैं, तो कहा जाता है कि आप वहां पर एक गिलास पानी खुद पीजिए और वो पानी पीने के बाद उस पे डाल दीजिए, उस जगह पे जहां आपको लग रहा है, जिस कमरे में भी आपको लग रहा है। अगर कोई अप्सरा होगी या परी होगी,
अगेन ये धारणा है, मैं इस पे रिलाई नहीं करूंगा कंटिन्यू। तो आपको अचानक से एक खुशबू आने लगेगी केवड़े की, केवड़े की स्पेसिफिकली। मैंने यही करा वहां पर। मैं एक बोतल ले गया था पानी की और मैंने जी। पिया और उसको वहां पे डाल दिया। ओके। राहुल, आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे लग रहा था कि पूरा जंगल महक रहा है। और ये सिर्फ मुझे नहीं लग रहा था, ये शाहरुख को भी लग रहा था। पूरा जंगल महकने लगा था, मुझे ऐसा लगा। अगेन हेलुसिनेशन होता तो सिर्फ मुझे होता। नहीं, पर वो एक पार्क है, हो सकता है शायद वहाँ एक केवड़े का पेड़ हो। केवड़े का पेड़ हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन कितनी दूर तक वो स्मेल देगा। उसके बाद हमने पूरे पार्क में राउंड किया। ओके। पूरे पार्क में महक थी। इवन जो वहां की मिट्टी थी राहुल, जब मैंने उसको उठा के सूंघा तो भी वैसी थी। ऐसा नहीं कि कोई भूत आ गया मारने के लिए और हम लोग डर के भाग गए, कुछ नहीं ऐसा हो रहा था जी। और ऐसा लग रहा था कि कोई मर्मरिंग कर रहा है, कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा है, बोल रहा है। और वो लैंग्वेज इंसानी नहीं थी बिल्कुल। मुझे मतलब सुनने में ऐसा लग रहा था बहुत सूदिंग है, सुनते रहो, जैसे फ्लूट की म्यूजिक होती है। ओके। सेम वैसे ही विस्पर्स थे बट फ्लूट के फॉर्म में थे। ओके। उसमें एक राग थी, उसमें एक लय थी जी। अब इस पार्क के बाद जब मैं बाहर आया हूँ राहुल, तो मुझे ऐसा लगा है कि जो मेरी पीछे मैं शर्ट पहना हुआ था जी, मुझे ऐसा लगा है कि किसी ने बहुत सारे फूल फेंक के मारे हो। ओके। लगा है, अगेन हेलुसिनेशन। शाहरुख को ऐसा लगा है किसी ने पत्थर फेंक के मारा है। ये दो अलग अलग तरह की चीजें थी। ओके। अब चूंकि आई कैन सी देम समटाइम्स, आई कैन सी द अननोन सोल्स, जो भी होता है। अर्श, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, इससे पहले भी आपने एक चीज बताई कि कि जब आप आ रहे थे और आपने जी। गेट के पास उन आत्माओं जी। को देखा, तो ये मतलब क्या आप एक अलग जोन में जाते हैं तब आपको इस तरह की चीजें विजिबल होती हैं, या वो एंटिटीज जो है खुद चाहती हैं कि लोग उन्हें देखिए कहीं ना कभी कहीं कभी perceive हाँ, करें? कभी कभी होता ये है कि एंटिटीज खुद चाहती हैं कि उन्हें कोई देखे, ओके। जो कि आज भी होता है वहां पर। अगर आज भी जाएंगे आप वहां पे, आपको वो लोग दिखेंगे एक स्पेसिफिक टाइम पे, और लोग अच्छा। डरते हैं वहां से निकलने में। आज भी बहुत आम सुनसान लोगों एरिया को भी वो चीज दिखाई देती है? किसी भी इंसान को दिखता है। वो Okay. रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे उस पार्क के अंदर एंट्री दिला दो, और अगर किसी ने उनका हाथ पकड़ के उस पार्क के अंदर एंट्री दिला दी, अभी तक तो किसी ने नहीं करा है, जी। तो शायद उनको मोक्ष मिल जाए। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा मैंने सोचा, ओके। पर मैंने करा नहीं, क्योंकि ये मुझे कुछ और ही लग रहा था। राहुल, कहा जाता है इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मरने के बाद भी कुछ आत्माएं ऐसी होती जिनकी इच्छाएं नहीं खत्म होती। अप्सरा साधना या परी साधना एक ऐसी चीज है जो बहुत सिंपल है। एनीबडी कैन एक्सपीरियंस दिस, कोई भी इसे एक्सपीरियंस कर सकता है। मैं इसको बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक सच्चाई बता रहा हूँ कि बहुत आम सी जिंदगी में भी इसे महसूस किया जा सकता है। अर्श, इससे पहले हम लोग साधनाओं पे आए, अप्सराओं की, एक सवाल है कि अच्छा, मैं सदगुरु का बहुत बड़ा फैन, मैं उनको फॉलो करता हूँ, कुछ बातें हाँ। मुझे पसंद आती, कहीं नहीं भी आती हैं। तो सदगुरु ने एक चीज बोली थी अपने किसी लेक्चर में। वो कहते हैं कि हर धर्म में जो है कोई ना कोई परिकल्पना है परियों की या अप्सराओं की, लेकिन जब आप यार मर जाओगे, आपकी बॉडी तो आप यहाँ जला के जाओगे, दफना के जाओगे, ऊपर आपकी आत्मा जानी है जी। तो ये जो फिजिकल प्लेजर्स आप सीख कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, तो आपका उसका फायदा क्या है जब आपका शरीर ही नीचे रह जाता है? बिल्कुल। और परियों का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जो कह सकते हैं कि हर एक इंसान के साथ वैलिड है, वो है रिझाना। कर्ण पिशाचिनी अगर पिशाचिनी नहीं होती तो वो कर्ण अप्सरा होती। उसे अगर स्वर्ग से निष्कासित नहीं किया जाता तो वो एक परी होती, वो एक अप्सरा होती। उसका नाम था कर्ण अप्सरा। तो अब राहुल, जो अप्सराएं होती हैं वो आपको सब कुछ देती, जो भी आप चाहें, मटीरियल और इममटीरियल दोनों। बिल्कुल। लेकिन एक दिक्कत है इनके साथ। क्या? अगर आपने अप्सरा साधना करी जी, तो आपको मरने के बाद मोक्ष कब मिलेगा ये डिसाइड नहीं, इसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब किसी ने कितना भी अच्छे से अंतिम संस्कार करा हो, आपको मोक्ष तब मिलेगा जब अप्सराएं जी, या फिर जो परियां हैं उनका जब अपना खुद का मन करेगा आपको मोक्ष देने का, तब। वो गुलाम नहीं बनाएंगे आपको। ओके। लेकिन वो आपको उस हद तक टॉर्चर कर देंगे। टॉर्चर कर देंगे। इंसान को मोक्ष नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो अपने परिवार को डेली देखेगा, वो सारी चीजें करेगा, उसकी स्पिरिट भी नहीं जा पाएगी ऊपर। लेकिन सवाल यहाँ पे ये कि अगर मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं, अगर मुझे अप्सराओं के माध्यम से सारे प्लेजर्स मिल रहे हैं, सारी खुशियां मिल रही, तो मुझे मोक्ष की क्या जरूरत है? उसी एंटिटी फॉर्म में रहूंगा। राहुल, प्लेजर्स आपको तब तक मिलेगा जब तक आप जिंदा हो। मरने के बाद, जैसे आपने बोला, शरीर तो है नहीं जी, तो अब आप अपने परिजनों को देख सकते हो रोते हुए, आपके लिए बिधकते हुए, ये सारी चीजें। और अब आपको दर्द होगा, आपको बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा, आप अगले जन्म में भी नहीं जा पाओगे। अप्सराएं आपको रोक लेंगी, वो आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि परियों के पार्क के बाहर
वो जो आत्माएं थी वो मदद मांग रही थी किसी चीज की, जी जी। तो मदद थी कि उन्हें मोक्ष मिल जाए, और वो परियां ही दे सकती हैं और कोई दे भी नहीं सकता। मरने के बाद प्लेजर्स मिलना बंद हो जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं है ना, आपका बॉडी खत्म हो गया तो है। फिर लोग ये क्यों फिर मरने के बाद स्वर्ग नरक के वो बनाते हैं कसीदे? अलग अलग कॉन्सेप्ट है राहुल की अप्सराएं वहां होंगी, वो आपको सुख देंगी। सुख देने का मतलब ये होता है कि आपने अपने जीवन काल में जितनी भी ऐश्वर्य धन को देखा होगा उससे ज्यादा आपको प्लेजर मिल जाएगा बिना छुए। अप्सराओं का सीन कुछ ये नहीं होता है कि वो आपको मदिरा पान कराएंगी और ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। रंग भंग की हमने बात करी थी, जो स्पिरिट की जो मेमोरीज होती हैं जी जी। वो उस मेमोरीज को इतना फिल आउट कर देती हैं कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया, पर द मोमेंट यू रियलाइज कि हमें मोक्ष नहीं मिला है, आपकी जो स्पिरिट है वो कमजोर हो जाती है और अनंत काल तक भटकती है। अनंत काल तक मतलब हो सकता है परियों का दिल करे कि एक दिन में छोड़ दें, हो सकता है कि वो 1 साल 1 सदी। कभी अगर फुर्सत मिलेगी यार तो हम लोग इस मोक्ष नामक कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिरकार ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, और अप्सराओं का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ओके। अप्सराओं का बहुत बड़ा रोल है। अगर अप्सरा साधना की लोग बात करते हैं, मैं हजारों वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे और हजारों चीजें सुनता हूँ अप्सरा साधना का अनुभव, और वो हुआ है उन सबको, क्योंकि सबसे ऐसा कहा जाता है कि सबसे सिंपल साधनाओं में से है ये। मैंने भी अक्सर सुना है। अर्श, तो आज इस पॉडकास्ट में, आज इस बातचीत में मैं चाहूंगा कि अगर आप, चलिए हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी जानकारी रखते हैं अप्सराओं की साधना के बारे में जी, तो थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं कि यार मतलब बेसिकली होती किस टाइप से। अब देखिए, मैं ऐसे अपनी जिंदगी में 2-3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अप्सरा साधना कर रखी है। पहली बात, अगर अप्सरा साधना कर देते हैं आप, तो आपके चेहरे की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। अगेन ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि बिना मेकअप लगाए आप खूबसूरत कैसे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं वो अप्सरा साधना कर चुकी हैं, ऐसा नहीं जी। एक और बहुत प्रोमिनेंट सी चीज है कि उनकी आंखें अलग हो जाती हैं। ओके। सबसे जो नोटिस करने वाली चीज है, उस इंसान की जो एक उंगली होती है, अंगूठे के ठीक बाद वाली जो उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर, वो लूज हो जाती है जो अप्सरा साधना करता है। लूज हो जाती है मतलब? अप्सरा साधना में कहते हैं कि एक मुद्रा बनानी पड़ती है। ओके। हंसिका मुद्रा नाम होता है उसका। उस मुद्रा में आपको क्या करना होता है कि अपने अंगूठे से इंडेक्स फिंगर को दबाना होता है, और उसके जो बगल वाली फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के जो बगल वाली फिंगर है, उसको उसके ऊपर रखना होता है। मतलब इतना प्रेशर देना होता है, और ये करीबन आपको 2-3 घंटे करना है। होता ये है कि फिर ये फिंगर आप साइंटिफिकली देखें या लॉजिकली देखें या पैरानॉर्मली देखें, वो लूज हो जाती है। ओके। तो आप किसी भी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसने अप्सरा साधना करी, उसकी ये फिंगर बहुत लूज हो। अर्श, आपके साथ रहते रहते ना मुझे एक अजीब सा कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया है, आता है अक्सर। मैं सोचता हूँ कि ये अक्सर हम लोगों ने मुद्राओं के बारे में बात करी, मेरा आपको याद होगा काफी। आप एक कोरियोग्राफी डांसिंग के बैकग्राउंड से भी आते हैं। जी जी। तो मुद्राओं का और जो बेसिक जो ह्यूमन के पोजेस होते हैं, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स, योगा इनफैक्ट पूरा एंटायरली इसी के ऊपर बना हुआ है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये जितनी भी एंटिटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये एक तरीके के एक समझ लीजिए कि ये एक तरीके की एनर्जी फॉर्म है, एक वाइब्रेंसी है जिसमें आपकी बॉडी एंटर कर जाती है अगर आप उस सर्टेन टाइप की साधना करें। इट्स लाइक सेइंग कि जब आप अगर 180 किलो के हैं, 200 किलो के हैं और आप भागेंगे करते करते आपका वेट डाउन होगा, आपकी बॉडी डिफरेंट महसूस करेगी। राहुल, होता यही है, क्योंकि अगर आप किसी भी साधना को करेंगे और कोई पोस्चर नहीं बनाएंगे, कोई मुद्रा नहीं बनाएंगे, वो साधना सफल ही नहीं होगी। ओके। आपकी बॉडी की ज्योमेट्री भी तो उसको उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करनी आनी चाहिए ना। अगर आपकी बॉडी की ज्योमेट्री ने ही अप्सरा साधना की जो मेन पोस्चर है उसको अलोकेट नहीं किया अपनी बॉडी में, तो कैसे आप कर पाएंगे? अब चूंकि अप्सरा साधना, राहुल, मैं अगेन एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरह की चीजों को, अप्सरा साधना 1 दिन में हो जाती है। ये भी मैंने सुना है, बट और ये बहुत साउंड्स वेरी ट्रिकी, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है ये। मैं मानता हूं, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा है तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं। और आज भी राहुल, कुछ ऐसे घर हैं जहां पर उनके पूरे परिवार ने अप्सरा साधना करी है, पूरे परिवार ने। आप क्या ऐसे किसी पर्सनैलिटी के बारे में बातचीत आज से करीब 8 साल पहले, 9 साल पहले मैं एक बंदी से मिला, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। तो वो एंकर थी बेसिकली। आई एम प्रीटी श्योर वो ये पॉडकास्ट सुनेंगी जरूर। बिल्कुल सुन रही होंगी, इस समय भी सुन रही होंगी अगर उनके पास पहुंचेगा ये तो। और काफी जानी मानी एंकर हैं, शायद मुझे भी दिखाया आपने। जी। तो अब सिनेरियो ये है राहुल कि जब मैं उनसे मिला तो मिलने पर तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला, मुझे वो सारी चीजें बोली जो जो मेरे पास हैं, जो जो चीजें हैं
और मैं समझ नहीं पाया कि एकदम से कैसे। ये शायद मैं एक बार डिस्कस भी कर चुका हूं आपसे कि उन्होंने पहचान लिया था मुझे जी। आमतौर पर मैं किसी भी इंसान से ऐसे बात नहीं करता हूं जो अननोन है, लेकिन मैंने उनसे करीबन 8 घंटे बात करी कंटिन्यू। ओके। उन्होंने कहा कि आप टाइम देखिए 11 बज रहे थे और अभी इस समय 8 बज रहे हैं। मुझे खुद पर बिलीव नहीं हो रहा था कि ये पॉसिबल कैसे। ओके। इतना ज्यादा हम बिजी हो गए थे बात करने में। वो एक मैरिड वुमेन है और बहुत खूबसूरत है देखने में, बहुत ज्यादा खूबसूरत। ये तो रही एक छोटी सी बात, लेकिन जब उनका बैकग्राउंड के बारे में मैंने जाना जी तो पता चला उनके 2 बेबी हैं, 2 बच्चे हैं, जो कि एक लड़की है वो 18 साल की है और एक लड़की जो है वो 16 साल की है। ओके। उन दोनों की आंखें भी सेम। ओके। ये मैंने कभी केस नहीं सुना था आंखों के सेम होने का। मुझे लगा कि हो सकता है भाई जेनेटिक्स होगा, इस वजह से ऐसा होगा ऑब्वियसली। पर इनके जो सास ससुर हैं उनकी भी आंखें ऐसे ही सेम। जब मैंने फैमिली फोटो देखी, राइट। एक और बंदा था, उनके शायद भाई लगते हैं, वो साधनाओं में बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने कई तरह की साधनाएं कर रखी हैं, स्पेशली बगलामुखी। ओके। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि आप इस घर में एक रात रुकिए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। मैं उस घर में एक रात रुका। राहुल, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ठंडी सी चीज है जो पूरे कमरे को छू कर जा रही है। जब मैंने उनके कमरे की दीवारों को छुआ है तो बहुत ठंडा महसूस हुआ है मुझे। ओके। मुझे लगा कोई होगा कुछ कूलिंग का सिस्टम, बट गर्मी थी उस समय। गर्मी में कैसे हो सकता है, वो भी ऊपर वाला रूम जहाँ पे सूरज डायरेक्ट आ रहा हो। उनके घर में किसी भी कमरे में गेट नहीं था। ये एक सबसे अजीब सी चीज थी। अब गेट नहीं था, मैंने उनसे पूछा तो कहते कोई बात नहीं, कोई चोरी नहीं करेगा। इवन सूरज की रोशनी आ रही थी तो मैंने बोला कि गर्मी है, तो बोले कि आपको ठंडा ही लगेगा, गर्म नहीं लगेगा। मैं तो मान ही नहीं सकता था। मुझे कुछ देर के लिए लगा गर्म, पर फिर ऐसा लगा किसी ने एसी चला दिया। और ये दोपहर 2 बजे की बात है, जब धूप एकदम सर पे होती है। अब उनके घर में जो अनुभव हुए राहुल, वो तो मैं कभी जिंदगी में नेग्लेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो हुआ था। इसके कुछ सालों के बाद उनके जो दादाजी थे जी, उनकी डेथ हुई। अच्छा, इनके कमरे में एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे फेदर रखे हुए थे। ओके। पूछने पर मुझे पता चला कि उन्हें हर सुबह एक फेदर मिलता है अपने कमरे में और वो फेदर उठा के इसमें डाल देती है। लेकिन जब इनके दादाजी की डेथ हुई तो सारे फेदर एक साथ जल गए। ओके। अब राहुल, मैं आपसे पूछूंगा, अगर कोई फेदर जलता है तो क्या बचता है? राख। पर जब उनके यहाँ का फेदर जला था, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा पर मैंने वीडियो देखा था उसका, तो फेदर गोल्डन हो गए थे सारे। सोने के नहीं हो गए थे, मतलब गोल्डन जैसे हो गए थे। प्रॉपर आग लगी, गोल्डन हुए और अभी भी फेदर वहीं पे रखे हुए, आज भी वहीं पे रखे हुए। और जब मैं उनको छू कर देखता हूँ ना फेदर को जी, तो ऐसा लगता है कि मैं किसी इंसान को छू रहा हूँ। मतलब स्किनी टाइप के फेदर है। ओके। किसी ने अपने मांस को काट कर वो फेदर बनाया हो, ऐसा लगता है। तो अप्सरा साधना शायद राहुल मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, लेकिन मैं अभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी कि कोई भी इंसान अप्सरा साधना करे। कर सकते हो आप जब आपके पास एक अच्छा गुरु, ऑफ कोर्स, तब एक मार्गदर्शन में कोई भी तरह की साधना। अब अप्सरा, चूंकि अप्सरा साधना में कोई आपको लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। आप अच्छे से रहेंगे, वो अच्छे से रहेंगे, सिवाय वो जो मोक्ष वाला आपने जो चीज बताई। देखिए, वो हर किसी के साथ है। हो सकता है कि वो आपको एक दिन में मोक्ष दे दे, हो सकता है आपको अगर अनटाइमली भी मौत हुई है आपकी तो आपको तुरंत मोक्ष दे दे, ये भी पॉसिबल है। मोक्ष तक ले जाने का अप्सरा का बहुत बड़ा हाथ होता है। कहा जाता है कि उनकी जो फरियाद होती है, उनकी जो आवाज होती है, जो प्रार्थना होती है, वो ब्रह्म सुनते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जो इस्लाम में हूरों का डिस्क्रिप्शन किया जाता है, तो अर्श क्या मोर और लेस कॉन्सेप्ट सेम है? क्या हूरों की भी साधना की जा सकती है? अब मैंने एज सच तो कभी सुना नहीं किसी भी धार्मिक गुरु से या फिर किसी भी उस्ताद से जी, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना है कि अप्सरा आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, लिविंग फॉर्म में भी और सुपरनैचुरल फॉर्म में भी। अर्शे, साधनाओं से पहले आपने जब उस पार्क के बारे में जिक्र किया था तो आपने एक बात बताई कि आपको उस पार्क में कुछ फुसफुसाने की, कुछ मर्मरिंग सी, एक विस्पर्स टाइप की आवाजें आई जी। इनफैक्ट आपने बताया कि वो फ्लूट की तरह सुरीला था, सुरीली सी आवाज थी जी। अर्श, हमने अक्सर ये सुना है, इनफैक्ट हम लोगों ने भी इसके बारे में डिस्कशन किया है कि जब पोजेशन होता है किसी इंसान के ऊपर तो पहला एक विजुअल चेंज होता है, वो ये होता है कि उसकी आवाज चेंज हो जाती है, भारी हो जाती है या फिर भारी हो जाती है। और ये मैंने देखा कि क्रॉस कल्चर किसी और देश में भी, रिगार्डलेस वहां देश का क्या कल्चर, जो भी उसकी भाषा हो जी,
ये एक यूनिवर्सल सा कॉन्सेप्ट, एक यूनिवर्सल सी लैंग्वेज है जी बिल्कुल, जिसको आपने नाम दिया था पैशाचिक भाषा। तो अर्श, क्या ये इस किस्म की कोई पैशाचिक भाषा वाकई में एग्जिस्ट करती है? और अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी इंडिया में कम से कम 300 से ऊपर ऐसे केसेस हैं जहां पर पैशाचिक भाषा से पोजेशन हुआ है।